हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज हम 10 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। आपको इस तरह के करंट अफेयर अगर और देखने हैं तो प्लेलिस्ट का पूरा लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से देख सकते हैं। और आप चाहते हैं कि इस तरह के सेशन आते रहें और मिस ना हो आपसे कुछ भी, तो आप लाइक ज़रूर किया करें सेशन को। आज का जो लाइक का टारगेट है मैं 20 लाइक का लेकर के चल रहा हूँ, कल तक ये पूरा हो जाना चाहिए। आप देखते हैं तो लाइक ज़रूर किया करें, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है अगला सेशन बनाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि बैंकिंग अवेयरनेस आपका इंप्रूव हो तो आपको ऐप पे हमारा कोर्स मिल जाएगा जिसमें सब कुछ A to Z बैंकिंग और इंश्योरेंस अवेयरनेस का कवर है। आप बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसों से ले सकते हैं। आपको अगर इसका PDF चाहिए तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सारे PDF आपको वहाँ से प्राप्त होते रहेंगे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में रिसीव किया है कौन से देश का हाईएस्ट नेशनल अवार्ड। मतलब उस देश में इससे बड़ा नेशनल अवार्ड कोई नहीं है, और इसका नाम क्या है? द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल। तो ये जो अभी अवार्ड मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये रशिया में मिला है। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया और एक कंट्री और कौन सी है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। इन देशों के दो दो दिन के दौरे पे हैं। तो रशिया का ख़त्म हो चुका है, अब ऑस्ट्रिया पहुंच चुके हैं। तो वहाँ पर इनको रशिया में मिला है। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कन्फ्यूजन होगी, रशिया में मिला कि ऑस्ट्रिया में मिला, तो आपको पता होना चाहिए रशिया का हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दिया गया है। अगर हम बात करें इस अवार्ड की, तो ये अवार्ड 2019 में ही अनाउंस हो गया था कि मोदी जी को दिया जाएगा। उसके बाद कोविड आ गया, फिर बहुत सारी चीज़ें, तब दौरा हो नहीं पाया। तो अब जब मोदी जी गए तो आप देख सकते हैं ये पहनाया जा रहा है माला की तरह, जो है यही अवार्ड है। ये जो अवार्ड है रशिया में 300 साल पुराना अवार्ड है, ये इंस्टीट्यूट हुआ था, और ये भारत के किसी भी नेता को मिलने वाला पहला इस तरह का अवार्ड है। अब तक किसी भारतीय नेता को ये अवार्ड नहीं मिला गया है। मतलब प्रधानमंत्री से नहीं, किसी भी नेता को नहीं मिला है। अगर हम रशिया के प्रेसिडेंट की बात करें, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये हैं व्लादिमीर पुतिन। रशिया की कैपिटल मॉस्को है और यहाँ की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। ये चीज़ें याद रखने वाली रहती हैं क्योंकि यहाँ से स्टैटिक में सवाल आते हैं। अगला क्वेश्चन, अब अच्छा इसमें कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कुछ नए घोषणाएं हुई हैं। जैसे रशिया ने ये कहा है कि हम 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में मदद करेंगे। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये थोड़ा और ऑफिशियल इसका जो डेटा होगा वो आएगा ना, तो हम कल के करंट अफेयर में इसको डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या और यहाँ पे घोषणाएं हुई हैं। अगला सवाल है, KVIC ने नया रिकॉर्ड सेट किया है 400% से ज़्यादा इंक्रीज़ का, कि 10 सालों में KVIC का जो सेल्स है वो 400% बढ़ गया है। और अगर इस साल की बात करें, प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर की, तो KVIC का जो टर्नओवर है वो कितना क्रॉस कर गया है। और ये पहली बार हुआ है कि KVIC का जो टर्नओवर है इतना क्रॉस किया है। तो इसका सही जवाब है बी वाला। 1.5 लाख करोड़ का टर्नओवर हो चुका है KVIC का। और ये जो 10 साल वाली बात है, 400% इंक्रीज हुआ है सेल्स में। अब अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें अगर हम समझें, जैसे KVIC का मतलब क्या है, तो यह है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, है ना। खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन का आप देखते होंगे अलग अलग जगह स्टॉल वगैरह भी लगा रहता है, तो वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं कि इसका जो काम होता है, जो गांव वगैरह में जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, उसको बढ़ावा देना, और जो गांव या किसी खास शहर से रिलेटेड जो खास चीज़ें हैं उसको बढ़ावा देना, उसका प्रोडक्शन करना, खादी से रिलेटेड खास तौर पे। ये एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के अंतर्गत आती है। मतलब इसका ओनर कौन है? MSME मिनिस्ट्री। 1957 में इसको फाउंड किया गया था। ये याद रखिएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। क्योंकि ये MSME मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, इसलिए कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ होगा? न्यू दिल्ली में होगा, जबकि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और चेयरमैन इसके कौन है? मनोज कुमार। वर्तमान में चेयरमैन मनोज कुमार हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बहुत सारा डेटा था, वो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपके एग्ज़ाम के लिहाज से वो डेटा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कितनी सेल्स हुई, कितना बेचा गया, कितना प्रोडक्शन हुआ, वो सारी चीज़ें। ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि पहली बार इसका जो रेवेन्यू है वो 1.5 लाख करोड़ रुपीज़ हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसरो ने कितने एस्ट्रोनॉट्स को शॉर्टलिस्ट किया है? और ये गगनयान के एस्ट्रोनॉट्स हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन पे जाने वाले हैं। तो ISS में जाने वाले हैं जो एस्ट्रोनॉट्स, उनके लिए इसरो ने 2 एस्ट्रोनॉट्स को शॉर्टलिस्ट किया है। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इन 2 में से केवल एक ही होगा जो कि ISS में जाएगा, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएगा। 2 इसलिए सेलेक्ट किए जाते हैं
ताकि हमेशा ऐसा देखा जाता है, कई बार आप अपने जीवन में भी देखते होंगे कि किसी बड़े पल से पहले कुछ ना कुछ ऐसा घट जाता है, तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि आईएसएस में जाने के लिए ना फिजिकली पूरी तरीके से फिट होना चाहिए, किसी भी तरह का वायरस या किसी तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आखिरी समय में आपको कोई वायरल डिजीज़ हो गई, तब क्या करेंगे। तो इसलिए 2 एस्ट्रोनॉट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया कि एक की अगर तबीयत ख़राब भी हो जाए या किसी वजह से ना भी जा पाएँ तो एक वहाँ पे रहे, और अगर दोनों फिट रहते हैं तो आखिरी समय तय किया जाएगा कि कौन जा रहा है, और वो भी एक बड़ी न्यूज़ होने वाली है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे एस्ट्रोनॉट्स, और ये आपको दिख रहा है कि ये गगनयान के एस्ट्रोनॉट्स हैं। गगनयान के एस्ट्रोनॉट्स का मतलब भारत का अपना जो ह्यूमन स्पेस मिशन है, कि भारत अपनी धरती से अपने यान पे एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजेगा पहली बार, तो ये मिशन है गगनयान। तो इसके जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, भारत में ट्रेन हो रहे हैं, और उसी एक अभियान के तहत ये आईएसएस में भी जा रहे हैं, ताकि इनको एक प्रैक्टिकल नॉलेज हो सके कि अगर इमरजेंसी की सिचुएशन होती है उससे कैसे निपटना है, और वहाँ का जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का माहौल है वो सारी चीज़ें कैसी हैं। अगर हम इसमें बात करें कि कौन कोलैबोरेट कर रहा है या कौन हेल्प कर रहा है इसरो की, तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो स्पेस एजेंसी है, जिसे आप नासा के नाम से जानते हैं, जिसमें जो फेसबुक पे बहुत ज़्यादा प्रचलित अलग अलग दावों के लिए, वो नासा को नहीं पता है लेकिन फेसबुक पे प्रचलित है, तो आप जानते ही होंगे नासा के बारे में। इसमें जो मैंने बताया कि केवल एक ही एस्ट्रोनॉट जो है वो जाएगा, और ये जो मिशन है जो ऊपर आईएसएस में जाएंगे एस्ट्रोनॉट्स, वो अक्टूबर 2024 से पहले नहीं होने वाला है। मतलब अक्टूबर 2024 है उससे बाद ही ये मिशन अभी होगा। अभी एग्जैक्ट डेट इसकी नहीं आई है। ये जो जाएंगे, ये एक एस्ट्रोनॉट जो भारत का जाएगा, वो कौन सा मिशन होगा? द एक्सियोम 4 मिशन इसका नाम है, और ये जो मिशन है एक प्राइवेट मिशन है, लिखा है 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन ऑफ नासा एंड प्राइवेट यूएस कंपनी एक्सियोम स्पेस। तो ये एक यूएस की कंपनी एक्सियोम और नासा मिल करके इस मिशन को चला रहे हैं, जिसमें 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट होगा भारत का जो कि जाएगा, और ये 14 डेज तक कहाँ पे रहेंगे? आईएसएस में डॉक रहेंगे 14 दिन तक। अभी एक और भी न्यूज़ है कि जो सुनीता विलियम्स हैं, भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट हैं, वो गई हुई हैं आईएसएस में, वहाँ फंस गई हैं, और उनको उनके साथ एक और नागरिक हैं, एक और एस्ट्रोनॉट हैं, जिनको निकालने का प्रयास हो रहा है, लेकिन वो भी 14 दिन के लिए गई थी, तो या 7 दिन के लिए शायद गई थी, और 7 दिन के बाद वो डिले होता जा रहा है, वो वहाँ से निकल नहीं पा रही, और वहाँ से कुछ बुरी खबरें भी ऐसी आ रही जैसे बोन डेंसिटी लॉस हो रहा है उन लोगों का, तबीयत सही नहीं रह रही है, तो ये प्रयास किया जा रहा है ना। तो ऐसे ही 14 दिन के, ऐसे नहीं, मतलब ये जो जाएंगे एस्ट्रोनॉट 14 दिन के लिए वहाँ पे डॉक करेंगे आईएसएस में। भारत का अपना जो ओन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है गगनयान, जो मैंने आपको बताया, वो 2025 में टेक प्लेस करने वाला है। अभी डेट नहीं डिसाइडेड है। इससे पहले 2 अनमैन्ड मिशन होने वाले हैं। अनमैन्ड का मतलब क्या होगा कि इसमें जो रोबोट हैं उनको भेजा जाएगा। इसके लिए जो रोबोट है उसको भी इसरो ने लॉन्च कर दिया है। अगर आपको उसका नाम पता है तो बताइएगा, मैंने करंट अफेयर में बता रखा है पहले शॉर्ट्स बना करके। तो 2 अनमैन्ड मिशन होंगे। ये जो 2 अनमैन्ड मिशन अगर सक्सेसफुल होंगे तभी ये मैन्ड मिशन होने वाला है। अगर ये 2 अनमैन्ड मिशन सक्सेसफुल नहीं हुए तो ये मैन्ड मिशन नहीं होगा, इसीलिए 2025 तक की डेट रखी गई है। अब देखिए ये जो यहाँ पे स्पेस फ्लाइट होने वाली गगनयान भारत की कितनी सक्सेसफुल होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नासा की अगर बात करें तो इसके फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये ध्यान रखिएगा, ए से एडमिनिस्ट्रेशन है, और ये अमेरिका की आधिकारिक स्पेस एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, और इसके एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे भारत में हेड कहेंगे, चेयरमैन कहेंगे, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर वो कौन है? बिल नेल्सन इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ये इंडिया में आए हुए थे न्यू दिल्ली में कुछ समय पहले, जहाँ पे उन्होंने ये जो भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को लेकर के जाना है, वहाँ पे ये ट्रेन भी होंगे 2 एस्ट्रोनॉट्स। उन 2 ट्रेन में एक जाएगा आईएसएस, वो सारी बातें यहीं पर हुई थी। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने अनाउंस किया है लॉन्च ऑफ क्वार्टरली, पहली चीज़ तो याद रखिएगा कि क्वार्टरली ऑर्डर बुक्स इन्वेंटरीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे। तो ये जो सर्वे है, ये इसको रिलीज़ किया, अभी फ्राइडे को रिलीज़ किया है आरबीआई ने, और ये क्वार्टरली सर्वे होता है आरबीआई का, मतलब हर 3 महीने पे होता है, ऑफ कंपनीज इन डैश सेक्टर। किस सेक्टर की कंपनीज़ के लिए होता है यही बताना है। तो इसका सही जवाब है ए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनीज़ का ये सर्वे होता है, और इस सर्वे में बहुत सारे डेटा निकल के आते हैं, ताकि आरबीआई आगे जब बनाएगी मॉनेटरी पॉलिसी तो उसके लिए उसको डेटा, सही डेटा जो है वो प्राप्त हो सकेगा।
क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है किसी भी देश की इकोनॉमी का एक बहुत की कंपोनेंट है, और अगर इसमें डेटा अगर सही नहीं है तो फिर मॉनेटरी पॉलिसी सही से बनेगी नहीं, और फिर उसका लाभ लोगों को नहीं मिलेगा, और फिर देश की इकॉनमी की भी फिर दुर्गति होती है। इसलिए सही डेटा के लिए सर्वेज होते हैं, इसको शॉर्ट में ओबिकस नाम से भी जाना जाता है। और ये जो अभी सर्वे है ये अभी से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये 2008 से चल रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉनेटरी पॉलिसी में। और इसमें बहुत सारे और भी डेटा निकल के आते हैं, क्योंकि आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऐसा सेक्टर है किसी भी देश का होता है जहाँ से जो देश के कहते हैं एकदम नींव की तरह है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो काम कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड वो होता है, आगे बढ़ने वाली जो कीमतें हैं उससे रिलेटेड वो होता है, तो बहुत सारी चीज़ें उससे आती हैं। आगे बढ़ते हैं। टाटा पावर सोलर सिस्टम ने लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव, और ये इनका CSR इनिशिएटिव है, जिसका नाम है घर घर सोलर टाटा पावर के संग। ये जो यहाँ पे लिखा है एम्ड एट पावरिंग एवरी होम इन, कौन से प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया है, क्या नाम है इसका? घर घर सोलर टाटा पावर के संग। कई जगह केवल आपको ये दिखेगा और आपसे पूछेगा घर घर सोलर नाम का जो इनिशिएटिव है किसने लॉन्च किया है, तो टाटा पावर सोलर सिस्टम ने लॉन्च किया है। ये होगा उत्तर प्रदेश में, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। और इसकी जो स्टार्टिंग है वो उत्तर प्रदेश के कहाँ से हो रही है? वाराणसी से हो रही है, बनारस जिसको हम कहते हैं, तो वाराणसी से इसकी शुरुआत हो रही है। CSR प्रोजेक्ट है ये, और इसमें होगा क्या, जैसा आपको पता है कि लोगों के घरों पे रूफ टॉप सोलर सिस्टम्स लगाए जाएंगे, जो सोलर पैनल्स हैं लोगों की छतों पे लगाए जाएंगे, जिससे उनको ये बताया गया है कि मिनिमम, या कह लीजिए कि 12 यूनिट की जो बिजली है वो प्राप्त हुआ करेगी पर डे 12 यूनिट की जो बिजली प्राप्त हुआ करेगी। इसी तरह महीने में देखा जाए तो 360 पर मंथ ये बिजली मिलेगी, और इससे कहा जा रहा है कि 27,000 से ज़्यादा रुपए की बचत होगी सालाना लोगों की। अब इसके लिए जो कह सकते हैं सब्सिडी है, वो सब्सिडी कितनी है? 1,08,000 की सब्सिडी उपलब्ध है। और ये जो 1,08,000 की सब्सिडी है, इसमें सेंट्रल का भी हिस्सा है। सेंट्रल का हिस्सा कितना है? लगभग 78,000, और स्टेट की सब्सिडी उपलब्ध है कितनी? लगभग 30,000 के आसपास। तो इनको मिला करके सब्सिडी मिलेगी इस इनिशिएटिव के तहत। और इसमें बताया जा रहा है कि इंडिया का जो नेशनल गोल है वो 40 गीगावाट का सोलर रूफ टावर इंस्टॉलेशन का है 2026 तक का, कि 2026 तक भारत में 40 गीगावाट सोलर रूफ टॉप जो इंस्टॉलेशन है वो हो जाए। अब भारत का जो टोटल लक्ष्य है 2030 तक का, आपको पता है कि वो है 500 गीगावाट तक का जो सोलर एनर्जी है या क्लीन एनर्जी है वो भारत उत्पन्न करने लगे, वो लक्ष्य भी भारत का है। तो उसी के तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसी में एक और आपको याद रखना होगा कि 2030 तक इंडियन जो रेलवे है उसको नेट जीरो होना है, ये भी इसी के साथ ही चल रहा है। तो ऐसे आप लिंक करके याद रखिए 2030 तक इंडियन रेलवे को क्या होना है? नेट जीरो होना है इंडियन रेलवे को। ये जो CSR की बात कर रहे हैं कि CSR इनिशिएटिव है, इसका मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाम से स्पष्ट है कि ऐसे कॉर्पोरेट जिनका टर्नओवर ज़्यादा है या प्रॉफिट ज़्यादा है, तो उनका समाज के प्रति भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इसके लिए ये इनिशिएटिव चलता है। इसके लिए जो एप्लीकेबिलिटी है वो क्या है कि अगर किसी कंपनी का नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है, टर्नओवर अगर 1000 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर जो नेट प्रॉफिट है वो 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, तो वो CSR उसको करना पड़ता है। कितना? जो भी उसका 3 साल का एवरेज आता है प्रॉफिट, उसका 2% इनको CSR के तहत खर्च करना पड़ता है। 2% जो भी आ रहा है, अगर 10 करोड़ आ रहा है तो उसका 2% ये खर्च करेंगे CSR के तहत। तो इसी तरह टाटा पावर सोलर भी काम कर रहा है CSR इनिशिएटिव के साथ। अगला सवाल है कि इस साल अक्टूबर में इंडिया जो है एक सेंटर स्टेज लेने वाला है, या फिर कह लीजिए लीड करने वाला है बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि ये होस्ट कौन सी नेवल एक्सरसाइज करने वाला है जिसमें भारत के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया होने वाले हैं। और आपको पता है कि इन 4 देशों को किस नाम से जाना जाता है? इंडिया, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इनको कहा जाता है क्वाड, है ना। 4 देश हैं, क्वाड मेंबर्स कहा जाता है, जो कि इन स्क्वाड से चाइना की बड़ी खुन्नस है। तो ये जो एक्सरसाइज होने वाली है इस अक्टूबर में, ये नाम है इसका मालाबार। बी और ऑप्शन इसका करेक्ट है। आपको पता होगा जो रिम्पैक एक्सरसाइज है अभी जो है हो रही है, जिसमें इंडियन नेवी ने भाग लिया है,
और ये यूएस में हो रही है। ये दुनिया के सबसे बड़ी मल्टीनेशन नेवल एक्सरसाइज होती है जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन इस बार चाइना इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू आरबीआईज रिपोर्ट, इंडिया एम्प्लॉयमेंट प्रोविजनली ग्रू डैश इन फाइनेंशियल ईयर 24, कि भारत का जो एम्प्लॉयमेंट है वो कितने परसेंट से बढ़ा है, तो इसका सही जवाब है 6% से बढ़ा है, 6% बढ़ा है फाइनेंशियल ईयर 24 में। और ये जो रिपोर्ट है ये तब आई है, एक सिटी बैंक की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद ये रिपोर्ट आ रही है। और उस रिपोर्ट में क्या कहा गया था जिसको लेकर के बहुत सारी बातें भी चल रही थी। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर अगर 23 की बात करें तो वहाँ पे केवल 3.2% का ग्रोथ था, अब 6% है। सिटी बैंक की जो रिपोर्ट थी वो क्या थी, लिखा था कि 7% की जो ग्रोथ रेट है अगर होगी तो वो भी 8 to 9 मिलियन न्यू जॉब्स क्रिएट करेगी इंडिया में, जबकि ज़रूरत है भारत में 11 से 12 मिलियन जॉब्स की। मतलब ये बताया जा रहा है कि अगर 7% की भी ग्रोथ होगी इंडिया में तो वो 8 से 9 मिलियन जॉब ही नहीं क्रिएट कर पाएंगे। मतलब और ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत है इंडिया को, ताकि कम से कम 11 से 12 मिलियन जॉब्स क्रिएट हो सकें। आगे बढ़ते हैं। रोशनी नाडर मल्होत्रा चेयरपर्सन है कौन सी कंपनी की, जिनको फ्रांस का, इसका सही जवाब फ्रांस है, फ्रांस का, क्योंकि नाम से आपको स्पष्ट हो रहा होगा, आप इसे पढ़ना चाहें तो, शेवेलियर डे ला लीजन दी ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, ये जो अवार्ड है ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है फ्रांस का ये सिविलियन अवार्ड है जो कि इन्हें दिया गया है। तो ये हैं HCL टेक की, ए वाला ऑप्शन इसका सही है, और ये फ्रांस का और सिविलियन अवार्ड है जो कि प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है इंडिया के अभय सिंह, जिन्होंने जोशना चिनप्पा के साथ मिक्स डबल में और उसके अलावा वेलावन सेंथिल कुमार के साथ मेंस डबल में एशियन स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। मतलब अभय सिंह ने एक तो मिक्स डबल में और एक जो है मेंस डबल में, दोनों में ये चैंपियनशिप को जीता है इन्होंने। कौन सी? एशियन स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप। ये जोहोर में हुई थी। जोहोर कहाँ पे है? तो जोहोर है मलेशिया में। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओलंपिक से पहले ये सारी तरह की न्यूज़ें हैं तो ये याद रखिए। अगला सवाल है, किसको ऑनर किया गया है बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर 2024 बाय द 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड कमेटी। तो ये जो स्टेट है ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को 2024 का एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड, बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं, बीसीसीआई ने किसे अपॉइंट किया है इंडिया के हेड कोच के तौर पे? तो भाई ये है एंग्री यंग मैन इनको कहा जा रहा है। तो ये हैं गौतम गंभीर। गौतम गंभीर के नाम की चर्चा चल रही थी क्योंकि उससे पहले जैसे स्टीफन फ्लेमिंग्स या फिर ऑस्ट्रेलिया के कुछ दिग्गज थे, रिकी पॉन्टिंग वगैरह, तो उन सब लोगों ने नाक मना कर दिया था और गौतम गंभीर जो है वो बहुत पॉजिटिव लग रहे थे इस रोल के लिए। तो अभी ऑफिशियली अनाउंस हो गया है गौतम गंभीर। और जो इनकी पहली सीरीज होने वाली है वो श्रीलंका जो दौरा होने वाला है भारत का, उससे ये कोचिंग अपनी स्टार्ट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। डैश गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मित्र वन अंडर वृक्षारोपण जन अभियान 2024। तो ये वृक्षारोपण जन अभियान 2024 चल रहा है जिसमें मित्र वन की जो घोषणा है, इस्टेब्लिशमेंट वो किया गया है। कौन सी सरकार में चल रहा है ये? तो ये है उत्तर प्रदेश। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जो भी ऐसे इलाके हैं या जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि नेपाल से लगते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री से लग रहे हैं, उनके किनारे किनारे प्लांटेशन होगा और 35 करोड़ जो सैपलिंग्स हैं वो लगाए जाने वाले हैं। और इसमें 35 डिस्ट्रिक्ट्स भी आएंगे जो जहाँ पे प्लांटेशन होगा। अगर हम लखनऊ यहाँ पे बात करें, कैपिटल क्या है उत्तर प्रदेश की? तो यह है लखनऊ। गवर्नर याद रखिएगा आनंदीबेन पटेल। चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। भारत का वो कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि अपने आप में पहला स्टेट बनने जा रहा है जो कि रोड सेफ्टी एक्शन प्लान अपनाने जा रहा है 10 साल के लिए? तो अपने आप में इस तरह का पहला स्टेट है, ये है राजस्थान। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये जो 10 साल का रोड सेफ्टी एक्शन प्लान होगा, इसका एम है कि जो रोड एक्सीडेंट से डेथ हो रही है या रोड एक्सीडेंट्स हैं उनकी संख्या 50% तक कम कर देना। कब तक? 2030 तक। ये 3 फेजेज़ में पूरा काम करेगा और ये आपका जो फेजेज़ स्टार्ट होंगे, ये इसका जो अंत होगा वो 2033 में होगा। 3-3 साल के ऐसे फेजेज़ में ये काम करेगा। अगर हम ये 2024 से स्टार्ट होगा, 2024-27, फिर 27 से 30, 30 से 33 ऐसे।
इसमें जो हेल्प होगी वो वर्ल्ड बैंक करेगा, हेल्प असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा स्टेट डेवलपमेंट स्टेट को टू डेवलप अ रोड सेफ्टी एक्शन प्लान एंड पॉलिसी। इस वर्ल्ड बैंक के पास पूरी दुनिया के जितने भी अच्छे पॉलिसीज़ हैं रोड सेफ्टी को लेकर के, उनको स्टडी करके क्या इम्प्लीमेंट हो सकता है स्टेट में, वो यहाँ पे सजेस्ट करेगा। तो वर्ल्ड बैंक इसमें पार्टनर कह सकते हैं, या फिर एक इम्प्लीमेंटिंग या फिर एक एडवाइजरी एक कह सकते हैं संस्था के तौर पे काम करेगा। कैपिटल क्या है इसकी? जयपुर। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। और चीफ मिनिस्टर कौन है? भजन लाल शर्मा। ये याद रखने वाली बात है क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ पे चुनाव हुए हैं और ये सरकार चेंज हुई है। आगे बढ़ते हैं, किसने साइन किया है एग्रीमेंट या एमओयू इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग के साथ, आईआरएस के साथ, टू डेवलप अ शिप ट्रेजेक्टरी प्रेडिक्शन टूल टू इम्प्रूव मैरीटाइम सेफ्टी। तो मैरीटाइम सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए जो शिप ट्रेजेक्टरी प्रेडिक्शन टूल है कि अगर कोई शिप आ रही है तो उसकी ट्रेजेक्टरी क्या हो सकती है, सही तरीके से वो प्लेस हो, सही रास्ते पे चले, जो टकराव हो वो कम से कम हो, तो इन सब के लिए आईआईटी बॉम्बे, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। समुद्र के किनारे है मुंबई, तो ऐसे याद रख सकते हैं। आईआईटी बॉम्बे के साथ में ये आईआरएस ने एमओयू साइन किया है, जो कि एक ऑटोमेटेड सिस्टम बना करके देंगे आईआरएस को। आगे बढ़ते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ड्राफ्ट रूल्स रिलीज़ किए हैं टू ऑपरेशनलाइज डिजिटल भारत निधि विच वुड रिप्लेस द अर्स्टवाइल डैश। एक नया जो प्रोग्राम है डिजिटल भारत निधि करके, इसको लॉन्च किया गया जा रहा है। किसके एवज में? पहले कौन सा हिसाब चल रहा था? तो वो था यूएसओएफ, बी और ऑप्शन इसका करेक्ट है। यूएसओएफ का मतलब क्या है? ये है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। ये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, या फिर अभी अगर बात करें डिवीजन की, डिजिटल भारत निधि की, इनका काम क्या है कि एक तरह का ये पूल ऑफ फंड है। पूल ऑफ फंड का मतलब जिसमें अलग अलग जगह से पैसे आते हैं, इकट्ठा किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यूएसओएफ इज फंडेड बाय 5% फी ऑन टेलीकॉम ऑपरेटर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। जो भी उनका एजीआर होता है टेलीकॉम ऑपरेटर्स का, उसका 5% फ़ी के तौर पे इसमें यूएसओएफ में ऐसा डाला जाता है। और इसके अलावा कई सारे लोन होते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह से मिलते हैं टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में बढ़ाने के लिए, तो वो सब इसी में इकट्ठा किया जाता है। ये इसलिए होता है ताकि जो अंडर सर्व्ड एरियाज़ हैं इंडिया के, रूरल एरियाज़ हो गए, रिमोट एरियाज़ हो गए, जहाँ पे आबादी भी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो अपना नेटवर्क या टावर एक्सपेंड करने पे विचार नहीं करती, क्योंकि उनको लगता है जितना हम खर्च करेंगे उसका कुछ भी % हमें प्राप्त नहीं होने वाला है। तो इस वजह से वो खर्च नहीं करते। लेकिन भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि पूरा देश कवर हो जाए टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को लेकर के, और अच्छी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस मिले। तो उसके लिए इन कंपनियों को फंड करने के लिए, ताकि वो ऐसे एरियाज़ में भी जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस हैं वो इम्प्रूव कर सकें या फिर लगा सकें, अगर नहीं है तो एस्टेब्लिश कर सकें, डीबीएन का प्रयोग होगा, डिजिटल भारत निधि का प्रयोग होगा। आगे बढ़ते हैं, लिखा डैश इज गोइंग टू सेटअप स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी इन स्टेट विच विल हेल्प यूथ टू एक्वायर रिक्वायर्ड स्किल टू इम्प्रूव देयर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। कि अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा स्टेट स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने वाला है? तो ये स्टेट है तेलंगाना। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तेलंगाना में भी चुनाव हुए हैं और यहाँ पे नए मुख्यमंत्री बने हैं ए रेवंत रेड्डी, तो उन्होंने ये घोषणा करी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को अपॉइंट किया गया है प्रिंसिपल एडवाइज़र एट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फॉर द नेशनल डैश एलिमिनेशन प्रोग्राम। कौन सी बीमारी के एलिमिनेशन प्रोग्राम के लिए सौम्या स्वामीनाथन, जो कि आईसीएमआर के डीजी भी रह चुकी हैं, उनको प्रिंसिपल एडवाइज़र नियुक्त किया गया है? तो ये बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसका जो टारगेट ईयर है कि टीबी मुक्त हो जाए भारत, वो है 2025, अगला ही साल है। वहीं अगर हम लिम्फेटिक फिलारियासिस की बात करें तो इसका जो टारगेट ईयर है 2030 है। काला जार की बात करें तो 2023 इसका टारगेट ईयर था। और ये जब भी टारगेट पूरा हो जाता है कि 10,000 में से एक ही केस आ रहे हैं ऐसा करके, और फिर उसके बाद 3 साल का एक पीरियड होता है, देखा जाता है, उसके बाद कोई भी देश है उस रोग से मुक्त घोषित होता है। वहीं अगर हम बात करें लेप्रेसी की तो 2027 तक का टारगेट है इंडिया का कि लेप्रेसी मुक्त हो जाना है। आगे अगर हम बढ़ें तो इसमें बात करते हैं टीबी की। तो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, मतलब अगर किसी को है तो आपको भी ये डिजीज़ हो सकती है। और लिखा हुआ है कि ये मोस्ट ऑफन अफेक्ट लंग्स एंड इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो इस बैक्टीरिया की वजह से ये होता है और ज़्यादातर ये लंग्स को इफेक्ट करता है। और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा हानिकारक होता है जो कि जिनको डायबिटीज़ है, मतलब जिनका वज़न ज़्यादा है, उनकी इम्यून सिस्टम वीक है। ख़ास तौर पे जैसे आप देखेंगे HIV रोग से जो ग्रसित होते हैं लोग,
उनमें टीबी बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि टीबी एक प्रिवेंटेबल और क्यूरेबल डिजीज़ है, इसको प्रिवेंट और क्योर किया जा सकता है, बस दवाई पूरी लेनी पड़ती है। बीच में लोग थोड़ा सा ठीक होने के बाद दवा छोड़ देते हैं, जिसके बाद फिर टीबी सही नहीं हो पाता है, क्योंकि फिर वो दवाई के प्रति रेजिस्टेंट हो जाता है इसका बैक्टीरिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ वन लाइनर हैं, जैसे इंडियन साइंटिस्ट ने डेवलप किया है ओपन सोर्स टूल टू जनरेट इंफ्रारेड स्टार कैटलॉग फॉर 30 मीटर टेलीस्कोप। टीएमटी करके एक मिशन है जिसमें भारत भी पार्टिसिपेंट्स है इसका। और टीएमटी 30 मीटर टेलीस्कोप, हम जैसे अगर अभी हम अपनी जगह पे बैठ करके आसमान को रात में देखते हैं, तो अगर हम किसी शहर में हैं तो पहली बात तो तारा दिखना ही एक थोड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य। गांव वगैरह के एरिया में है जहाँ पे हवा थोड़ा साफ होता है तो वहाँ पे तारे दिखते हैं। अगर आप किसी टेलीस्कोप से तारे को देखते हैं तो डिस्टॉर्शन होता है और इस वजह से सही साफ इमेज नहीं आ पाती है। तो ये जो टीएमटी जो टेलीस्कोप है या 30 मीटर टेलीस्कोप है, ये टेलीस्कोप का काम होता है कि जो फर्स्ट लेयर एटमॉस्फेरिक फर्स्ट लेयर है उसमें जिस तरह के भी डिस्टॉर्शन वगैरह हो रहे हैं या जिसकी वजह से सही इमेज नहीं मिल पा रही है, ये अपने आप को एडजस्ट करता रहता है ताकि सही या एक शार्पर इमेज मिल सके। तो भारत भी इसका पार्टिसिपेंट्स है और इंडिया इसका की पार्टनर है टीएमटी प्रोजेक्ट का। और टीएमटी सेंटर ये कहाँ पे है इंडिया में? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में इस्टेब्लिश्ड है। तो यहाँ पर ये साइंटिस्ट ने डेवलप किया ओपन सोर्स टूल टू जनरेट इंफ्रारेड स्टार कैटलॉग, कि इंफ्रारेड स्टार जो हैं उनका जो कैटलॉग है वो डेवलप किया है। ओपन सोर्स है, मतलब कोई भी जो पार्टिसिपेंट्स होगा या पार्टनर होगा इस प्रोजेक्ट का यूज कर सकता है। फिर है DEPWD, साइंस सिग्निफिकेंट MOUs टूवर्ड्स एम्पावरिंग पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। तो 2 सिग्निफिकेंट MOUs साइन किए हैं। अब ये जो MOUs हैं, पहला MOU है वो है इनेबल मी एक्सेस एसोसिएशन के साथ, EMA के साथ में हुआ है। और जो दूसरा MOU है वो हुआ है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर और यंकी YUNIKEE इनके साथ, इन दोनों ने किया हुआ है। तो ये 2 MOUs भी हैं। आगे बात करते हैं, सेबी ने जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं जिनको शॉर्ट में CRA भी कहते हैं, उनको लेकर के नई गाइडलाइंस जो है जारी करी हैं। और मतलब गाइडलाइंस में बहुत सारी चीज़ें हैं कि कोई भी आप अगर रेटिंग मीटिंग कर रहे हैं तो 1 दिन के अंदर आपको उस कंपनी को जिसकी रेटिंग हो रही है उसको बताना होगा। फिर अपील को लेकर के भी बहुत सारे हैं कि अगर कोई कंपनी अपील करती है तो 3 दिन के भीतर सुनना होगा। फिर कितने 10 साल तक आपको डेटा रखना होगा, ये सब करके पूरे गाइडलाइंस सेबी ने इशू किए हैं। फिर एक और न्यूज़ है जो कि अभी न्यूज़ नहीं बनी है, हो सकता है आगे बने, क्योंकि अभी ये टॉक वाले लेवल पे ही है, ऑफिशियल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। न्यूज़ में आई थी तो बता दिया है कि ICAI जो संस्था है, मतलब जो अकाउंटिंग की हेड संस्था है, जिसका एग्ज़ाम पास करके लोग CA बनते हैं, तो लिखा हुआ है कि इसने जो है टॉक इनिशिएट करी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ टू जॉइंटली डेवलप AI ऑडिट टूल टू ट्रैक परफॉर्मेंस ऑफ कॉर्पोरेट इंडिया एंड डिटेक्ट कॉर्पोरेट फ्रॉड्स। कि अब जैसा AI का यूज हो रहा है हर जगह, तो इस संस्था ने भी ये शुरुआत करी, AI ऑडिट टूल बनाएंगे इनके साथ मिल करके, ताकि जो कॉर्पोरेट सेक्टर में फ्रॉड होते हैं उनको आसानी से डिटेक्ट किया जाए, मतलब AI की हेल्प ली जा सके ऑडिटिंग वगैरह में। एक और न्यूज़ है जो कि आई है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से कि 8800 फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है, उनको सेटअप किया गया है अक्रॉस द कंट्री। टारगेट था 10,000 FPOs का, तो टारगेट रखा गया था 10,000 FPOs स्टैब्लिश करने, लेकिन 8800 हो पाए FPOs का मतलब तो आपको पता है, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम होता है जो भी फार्मर्स हैं उनके भले के लिए काम करना, उनका प्रोड्यूस लेना, क्रेडिट की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना, नई टेक्नोलॉजीज़ जो है खेती किसानी के क्षेत्र में लेकर के आना, ये सारे इनके काम होते हैं। तो ये भी एक न्यूज़ है। तो आज की जो न्यूज़ है ये यहीं ख़त्म होती है। हम स्टार्ट करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस स्टैटिक जीके। पहला सवाल जो मैंने आपसे कल पूछा था, इसका जवाब तो फिलहाल 2-3 बच्चों ने दिया, लेकिन किसी का भी जवाब सही नहीं है। लिखा था प्रिंटिंग ऑफ नोट्स इन डिनोमिनेशन ऑफ डैश हैज़ बिन डिसकंटिन्यूड बट दीज बैंक नोट्स कंटिन्यू टू बी अ लीगल टेंडर। कि ऐसी कौन सी नोट हैं जिनका जो प्रिंटिंग है डिसकंटिन्यूड है, मतलब अब उनकी प्रिंटिंग होगी ही नहीं, लेकिन अभी भी वो लीगल टेंडर है कि अगर कोई देगा ये नोट तो आपको लेना पड़ेगा। तो ये जो 2 नोट हैं, ज़्यादातर बच्चों ने 1 रुपीज़ की बात करी है। पहली बात तो जो 1 रुपये की नोट है वो कौन इशू करता है? वो इंडियन गवर्नमेंट इशू करती है, और ये डिसकंटिन्यूड नहीं है। ये जब भारत सरकार का मन होता है तब छाप देती है कुछ नोट, फिर बंद कर देती है, फिर छाप देती है, फिर बंद कर देती है। ऐसा ये नहीं कि अब ये छपेंगे ही नहीं। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो नोट कौन सी हैं? तो एक तो है 5 रुपये की नोट और दूसरी है 2 रुपये की नोट, है ना।
ये 2 नोटें हैं डिसकंटिन्यूड, अब इनकी प्रिंटिंग नहीं हुई। जैसे 2000 की नोट डिसकंटिन्यूड हो चुकी है, वैसे ही ये भी डिसकंटिन्यूड है। लेकिन अगर ये नोट आती हैं आपके पास तो आपको लेना पड़ेगा, लीगल टेंडर अभी भी हैं, इसीलिए धीरे धीरे करके इनकी जो संख्या है उसमें कमी आ जाएगी। आगे बात करते हैं, CTS स्टैंड्स फॉर। CTS का क्या मतलब होता है? तो CTS का मतलब चेक से है, और आपको पता होगा CTS 2010, इसको 2010 से काम कर रहा है। चेक कौन सा सिस्टम है? ये ट्रंकेशन सिस्टम है, ट्रंकेट करने का काम करता है, मतलब चेक का जो फ्लो होता है उसको बीच में रोक देता है। ये कि जो फिजिकल चेक है, पहले क्या होता था, आप चेक देते थे, चेक जिस बैंक में आप दे रहे हैं वो बैंक कलेक्ट करता था, फिर जिस बैंक का उसको वहाँ पे एक सेंटर हुआ करता था वहाँ पे लेके जाता था, फिर वो चेक उस वाला बैंक में जाता था जहाँ पे चेक होता था आपका साइन ठीक है, आपके अकाउंट में पैसे हैं, फिर वहाँ से पास होकर के आता था, फिर आपको पैसे मिलते थे। मतलब पूरा कार्यक्रम होने में काफ़ी समय लगता था, क्योंकि फिजिकल चेक का ही ट्रांसफ़र हर जगह हो रहा था। CTS में क्या है कि चेक की केवल एक इमेज जाती है, स्कैन्ड कॉपी जाती है, जो जितनी भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशंस हैं उनके साथ में, और केवल स्कैन्ड कॉपी ही बैंक में जाती है जिसका चेक है, फिर वहाँ से सारी चीज़ें चेक होकर के वापस आती हैं। और इस वजह से अब जो चेक से भी सिस्टम से पेमेंट होती है वो 2-3 दिन में आसानी से अकाउंट में पैसा मिल जाता है ना। तो ये है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। आगे बात करते हैं, अंडर वन नेशन वन ग्रिड प्रोजेक्ट डैश CTS ग्रिड्स आर टू बी मर्ज टू क्रिएट अ सिंगल ग्रिड फॉर द नेशन। कि RBI का ये प्लान है वन नेशन वन ग्रिड का, कि CTS में कितने ग्रिड हैं, मतलब ग्रिड का मतलब कि प्रोसेसिंग सेंटर है, कि मतलब उत्तर प्रदेश का ग्रिड ये है, उत्तराखंड का ये है, तमिलनाडु का ये है, मतलब प्रोसेसिंग कहाँ से फैसिलिटेट होगी, ये सारी चीज़ें कहाँ से सारी चीज़ें एक दूसरे बैंक में भेजी जाएंगी। तो जो ग्रिड है, अभी तक जो ग्रिड है वो 3 ग्रिड हैं, है ना। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इन 3 ग्रिड को मिला करके अब एक सिंगल ग्रिड बनाया जा रहा है, वन नेशन वन ग्रिड जो प्रोजेक्ट है। और वन नेशन वन ग्रिड प्रोजेक्ट के लागू होने से क्या हो रहा है कि अब आपको अलग अलग ग्रिड का ये नहीं देखना फिजिबिलिटी की ये कौन से ग्रिड में आएगा या कौन से ग्रिड में प्रोसेस होगा, अब एक ही ग्रिड काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा, ये आपका होमवर्क है, कमेंट करिएगा कि पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत कितने रुपए से ज़्यादा अमाउंट का अगर आप चेक है आप दे रहे हैं तो आपको मैंडेटरी है कि पॉजिटिव पे सिस्टम का यूज करें। तो इसका जो सही जवाब होगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, जिनका जवाब सही होगा हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे उनके नाम, और इसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव पे सिस्टम है क्या। आगे, कौन सी रिवर है जो कि रन ऑफ कक्ष में जा कर के ख़त्म हो जाती है या फॉल करती है? जैसे हर एक नदी का फॉल का अपना पॉइंट होता है, कुछ बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, एक आध नदी जैसे इंडस हैं वो अरेबियन सी में जाती हैं। तो ऐसे ही रन ऑफ कक्ष में जा कर के कौन सी नदी समाप्त हो जाती है? तो ये है लूनी रिवर। बी वाला ऑप्शन से बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, बहुत ज़्यादा बार। अगला सवाल है, कौन सा पास है जो उत्तराखंड को सदन तिब्बत से कनेक्ट करता है? मतलब एक इंटरनेशनल सीमा पे ये पास है, जो कि ऐसा भी कह सकते हैं इंडिया और चाइना को कनेक्ट करता है, सदन तिब्बत चाइना का पार्ट हो रखा है। तो ये पास है नीति पास, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, और अगर आपको पता है जवाब तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी लोगों को बाय।